नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर 2024 की चुनाव की तैयारी चल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैदान में बस मोदी ही हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। 2 दिन के 4 राज्यों के धुआंधार चुनावी दौरे के बाद आज प्रधानमंत्री कहां पहुंचे, किन किन योजनाओं की सौगात दी, क्या क्या कहा, विपक्ष को कैसे निशाने पर लिया, इन तमाम खबरों का जिक्र करेंगे। इसके अलावा बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी का और बीजेपी का M3 फॉर्मूला क्या है। बात होगी पश्चिम बंगाल चुनाव की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव में जो कुछ हुआ उसको लेकर तस्वीरें आपके सामने रखेंगे, खबरें आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ 2 बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूं उन तस्वीरों को लेकर, उन खबरों को लेकर। साथ ही बात करेंगे लद्दाख में जहां सेना ने शौर्य दिखाया है और उन तस्वीरों को देखने के बाद शी जिनपिंग और चाइना तक खौफ है। पूरी खबर होगी आपके सामने, लेकिन पहले देखते हैं 2 मिनट में इंडिया। राजस्थान में बोले पीएम मोदी, राजस्थान में अपार सामर्थ्य और संभावनाएं, राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार ने दिए फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को कई सौगात दी, कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीकानेर में प्रधानमंत्री ने किया रोड शो, बारिश के बावजूद लोगों में गजब का जोश नजर आया। वारंगल में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस का पत्ता होगा साफ। पीएम मोदी ने केसीआर पर भी साधा निशाना, कहा केसीआर सरकार मतलब सबसे भ्रष्ट सरकार। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए हुआ मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों की 485 कंपनियां रही तैनात, हिंसा में 15 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में कुल 72,830 सीटों पर हुआ मतदान, 11 जुलाई को आएगा नतीजा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल हिंसा पर राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, 10 लोगों की अब तक हुई है मौत। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बंगाल में कानून नजर नहीं आता। महाराष्ट्र की सियासत के बीच शरद पवार का बड़ा बयान, कहा सभी बागियों को एनसीपी से कर दिया जाएगा अयोग्य घोषित। महाराष्ट्र की सियासत के बीच आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर किया तंज, बोले मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। हरिद्वार में सीएम पुष्कर धामी ने किया कांवड़ियों का स्वागत, कांवड़ियों के पांव धोकर गंगा जल भेंट किया। कर्नाटक में फ्री बस टिकट के लिए एक शख्स ने पहना बुर्का, वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक में सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा। दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग, कनॉट प्लेस में सड़कें बनी तालाब, दुकानों में भी घुस गया बारिश का पानी। दिल्ली में कई जगहों पर बारिश की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हुई, बारिश में गाड़ी चलाना भी मुश्किल हुआ। दिल्ली सटे गुरुग्राम में भी बारिश ने बढ़ाई परेशानी, बारिश की वजह से लोगों को दिन में भी गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ गई। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में आफत बनी बारिश, उना तहसील में बहती नदी में डूबे 3 युवक, एक को बचाया गया, 2 अब भी लापता हैं। मेरठ में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने की युवक पर फायरिंग। हत्या के बाद फायरिंग करते हुए 2 बदमाश फरार हो गए। थाना ब्रह्मपुरी के भूमिया के पुल का मामला है। नेपाल पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है, गिरफ्तार आरोपियों में यूपी के बहराइच के कई युवक शामिल हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के मेगा शो की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रधानमंत्री के 2 दिन के तूफानी दौरे की पूरी जानकारी आपके सामने रखूंगा, तो ऐसा लग रहा है कि मैदान में सिर्फ मोदी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वारंगल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री भद्रकाली मंदिर में आज पहुंचे थे। और अब बता दें आपको कि एक तरह से 24 का शंखनाद हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी को थोड़ा झटका जरूर लगा है। लिहाजा बीजेपी अब हिंदी पट्टी के राज्यों में सत्ता गंवाने की स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो भी एन लोकसभा चुनाव से पहले। इसलिए खुद पीएम
ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैसे वाराणसी टू बीकानेर में प्रचार करते नजर आए। एक दिन में कैसे 3 राज्यों को उन्होंने नाप लिया। प्रधानमंत्री पिछले 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। उसमें 3 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। अब जरा प्रधानमंत्री के आज के शेड्यूल पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री का विमान आज सुबह वाराणसी से उड़ता है और कुछ ही घंटे में तेलंगाना के वारंगल में लैंड करता है और फिर पीएम वहां पर एक बड़ी रैली करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से निकलते हैं, वहां से रवाना होते हैं और सीधा पहुंचते हैं राजस्थान के बीकानेर। बीकानेर में भी प्रधानमंत्री ने बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। यानी एक दिन में 3 राज्यों का चुनावी दौरा। ये 3 राज्य आप देख सकते हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निकलते हैं, उनका विमान पहुंचता है वारंगल, वारंगल में उनका विमान लैंड करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से निकलते हैं, वहां से निकलकर बीकानेर पहुंचते हैं और बीकानेर के एक बड़ी रैली करते हैं और प्रधानमंत्री रैली के जरिए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लोगों को सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार के काम के बारे में बताते हैं। पीएम के तूफानी दौरे से विपक्ष में हलचल मची हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वहां विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे हैं। उनका मुद्दा है करप्शन। आज राजस्थान के बीकानेर में भी उन्होंने कांग्रेस को करप्शन पर जमकर घेरा। सुनिए। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में झमाझम बारिश के बीच साइकिल सवारों के साथ रोड शो भी किया। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए प्रधानमंत्री का रोड शो। शानदार रोड शो देखिए आप प्रधानमंत्री का। दोनों तरफ साइकिलिस्ट हैं, युवा हैं और बीच में देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और सड़क के दोनों ओर की स्थिति भी देख लीजिए। सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री को देखने के लिए। वो तो बारिश का मौसम था, नहीं तो प्रधानमंत्री खुद हो सकता था कि गाड़ी से बाहर आ जाते। और अमूमन हमने ऐसी तस्वीरें देखी है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो है वो उनका जो कारकेड है, उनका जो काफिला है, वो बीचों बीच चल रहा है और दोनों ओर साइकिलिस्ट हैं, साइकिल चला रहे हैं। और बारिश में भी ये उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। बारिश के बावजूद इतनी संख्या में दोनों तरफ लोग खड़े हैं। राजस्थान के बीकानेर की यह तस्वीर वाकई आज विपक्ष को परेशान कर रही होगी। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो बारिश के बीच बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया, जहां से वो सीधे नौरंग देसर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान को करोड़ों रुपए की सौगात दी। और आपको बता दें कि राजस्थान को क्या क्या सौगात मिला है। और आपको बताएं कि 25,000 करोड़ रुपए का सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जरा यह नजर डालिए कि जिस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस भी कहा जा रहा है, दरअसल एक कपूरथला से होते हुए, यानी कि वहां से शुरू होते हुए, वहां से शुरू होकर ये जामनगर पहुंचेगी और जो दूरी कभी 26 घंटे में नापी जाती थी, उसकी दूरी सिमटकर आधी रह जाएगी। ये मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अमृतसर से होते हुए जामनगर, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले जहां 26 घंटे लगते थे वहां अब 13 घंटे लग रहे हैं। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से पहले 26 घंटे का यह रास्ता था, जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से होकर गुजरता था, लेकिन अब ये 13 घंटे में सिमट जाएगा। यानी कि 13 घंटे में ही ये सफर अब लोग पूरा कर पाएंगे। अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों में 5 शहरों का दौरा किया, वो भी बिना रुके, बिना थके। इसलिए प्रधानमंत्री अभी इस 24 के रण में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। रायपुर से शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर से निकलते हैं, गोरखपुर पहुंचते हैं, गोरखपुर से निकलते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं, वाराणसी से आते हैं, उसके बाद वारंगल पहुंचते हैं। सुबह सुबह वारंगल के भद्रकाली मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद सीधे पहुंचते हैं कांग्रेस के गढ़ राजस्थान
जहां से बीकानेर में लोगों को 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हैं और उसके बाद कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं और कहते हैं कि जो विकास के राह में रुकावट है वो दरअसल एक पंजा है, जो पंजा सारे विकास कार्यों को रोक रहा है। तो ये 5 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और प्रधानमंत्री मोदी जहां जा रहे हैं उनके निशाने पर विपक्ष है, खासकर कांग्रेस। जैसे राजस्थान गहलोत सरकार निशाने पर थी, वैसे ही राजस्थान से पहले तेलंगाना के सीएम केसीआर को प्रधानमंत्री ने बताया सबसे भ्रष्ट सरकार। वारंगल की रैली के जरिए बीजेपी तेलंगाना में करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाने की मुहिम में लग गई है। इन लोगों ने तेलंगाना को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। आज तेलंगाना में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। केसीआर सरकार यानी सबसे भ्रष्ट सरकार। और जिस M3 फॉर्मूले की बात मैं आपसे कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी M3 फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं, उस M3 फॉर्मूले की डिटेल लेकर हम आप तक आए हैं। और ये स्टोरी मैं दावा करता हूं कि किसी भी जगह पर आपको नहीं मिलेगी जितने डिटेल तरीके से इसे हमने आपके लिए तैयार किया है। क्या मुस्लिम मित्र से मजबूत बनेंगे मोदी? क्या 47 तक का रास्ता खुलेगा इसी फॉर्मूले से? मोदी मुस्लिम मित्र M3 का ये पूरा जो है खाका हमने खींचा आज आपके लिए। इसके जरिए क्या प्लानिंग चल रही है बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए लोगों के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 2014 चुनाव में बीजेपी पहली बार अपने बूते केंद्र की सत्ता तक पहुंची थी और करीब 1 साल बाद 2024 का चुनाव आने वाला है। इन 10 सालों में बीजेपी न सिर्फ बहुमत हासिल कर सत्ता में बने रहना चाहती है, बल्कि पार्टी अब विरोधियों की ओर से बनाई गई एंटी मुस्लिम छवि को भी बदलने को बेताब दिख रही है। मोदी राज में नई और बदली बीजेपी मुसलमानों के करीब जाना चाहती है। मुसलमानों को जोड़ने के लिए पार्टी गंभीरता से अभियान चला रही है। क्या है ये अभियान, इसकी जानकारी आपको देते हैं। इस अभियान का नाम है मुस्लिम मोदी मित्र। मौजूदा जो बीजेपी है उसके 3 बड़े चेहरे इस रणनीति के पीछे माने जाते हैं, जिनकी पूरी प्लानिंग है। इसके केंद्र में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके चेहरे और जिनकी योजनाओं के नाम पर पार्टी कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को काम में जोड़ने में लगे हुए हैं। अब सवाल यह है कि इस प्लानिंग के पीछे का मकसद क्या है, आखिर ये M3 क्या है, मुस्लिम मोदी मित्र क्या है और इसे किस तरह से लागू किया जा रहा है, इसको हम आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस अभियान का जो पूरा मकसद है वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ना है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी साल 29 अप्रैल को इस अभियान को बीजेपी ने लॉन्च किया था और शुरुआत यूपी के देवबंद से हुई। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पास इस अभियान का जिम्मा सौंपा गया है। बीजेपी की कोशिश है कि मुसलमान बीजेपी के सदस्य नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें मोदी का मित्र तो बनाया ही जा सकता है। ऐसे लोगों को मोदी की तस्वीर वाली एक सर्टिफिकेट भी दी जा रही है। इसके लिए देश भर में मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्रों में मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिनका फायदा मुस्लिम समुदाय को हुआ है और इसी को बीजेपी मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाने में लगी है। बीजेपी ने ऐसे कुल 65 लोकसभा सीटों की लिस्ट बनाई है जहां मुस्लिम मोदी मित्र कैंपेन को लॉन्च किया गया है। इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। अब आपको बताते हैं कि 2024 का जो ये पूरा सिनारियो है, कैसे इस कैंपेन पर बहुत ज्यादा टिका हुआ नजर आता है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट है, जिसमें ज्यादातर पश्चिमी यूपी के वो इलाके हैं जहां विरोधी ताकतवर हैं। यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल की 13 सीटें हैं,
वहां पर भी विरोधी मजबूत नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर की 5 सीटें, इसी तरह से बिहार की 4 सीटें, केरल की 8 सीटें, असम की 6 सीटें, मध्य प्रदेश की 3 सीटें, हरियाणा की 2 सीट ऐसे ही है, तेलंगाना की 2 सीट है। इन तमाम जगहों पर कैंपेन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा भी कुछ राज्यों की 1-1 सीटें हैं। ये 65 वैसी सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर 30% के आसपास हैं, यानी कि ये निर्णायक भूमिका में है। कितने मुस्लिम मोदी मित्र बनाने हैं, इसे के लिए पार्टी ने एक टारगेट भी सेट कर दिया है। अब जानिए कि एक सीट पर कितने मुस्लिम बनाए जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। मुस्लिम मोदी मित्र टारगेट का जो ये जो कैंपेन है, इसका टारगेट हर लोकसभा सीट पर 5000 मुस्लिम मोदी मित्र बनाया जाएगा। यह लक्ष्य तय किया गया है। बीजेपी ने अब तक 35,000 मुस्लिम मोदी मित्र बना लिए हैं, यानी कि 35,000 हो चुके हैं। सभी 65 सीटों पर करीब 3.25 लाख लोगों को मुस्लिम मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। यह टारगेट जो है वो बीजेपी ने सेट किया है। अब इनके जरिए रणनीति यह है कि अगर एक सीट पर 5000 मुस्लिम मोदी मित्र बनाए गए और वो सभी अगर 10-10 वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने में कामयाब हुए, तो हर एक सीट पर 50,000 मुस्लिम वोट बीजेपी को पड़ सकते हैं और ये मार्जिन बहुत बड़ा होगा। ये नंबर्स बहुत बड़े होंगे। अगर बीजेपी इस रणनीति में सफल हुई तो मुस्लिम बहुल सीटों पर भी विपक्षी दलों का खेल खराब हो सकता है। बीजेपी की रणनीति यह भी है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 65 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे। अब इससे जुड़ी एक और दिलचस्प खबर यह है कि केरल की 8 सीट में से एक वायनाड भी है, जहां से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ सके तो उनके खिलाफ भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से इन सीटों पर नजर है बीजेपी की और पसमानदा वोटरों पर कैसे नजर है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमानों की तादाद है और इसलिए बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को अपने पाले में करने की तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर चुकी है। हाल ही में जब पीएम भोपाल के दौरे पर थे तो अपने भाषण में उन्होंने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने भले ही भोपाल में भाषण दिया हो, लेकिन देश भर के पसमानदा मुसलमानों को प्रधानमंत्री का यह सीधा संदेश था। इसमें यूपी सबसे अहम है, खास है, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे में पसमानदा मुसलमान सबसे ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश में है तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की स्थिति और देश भर की स्थिति क्या है पसमानदा मुसलमानों को लेकर। देश के 80% से ज्यादा जो मुसलमान हैं वो पसमानदा मुसलमान हैं, जिस पर बीजेपी की नजर है। यूपी के मुसलमानों के बीच पसमानदा आबादी करीब 85% के आसपास है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर पसमानदा मुस्लिमों का दबदबा है। 14 लोकसभा सीट, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 14 लोकसभा सीटों पर सीधा प्रभाव पसमानदा मुसलमान डालते हैं। दरअसल दलित और बैकवर्ड मुस्लिम आबादी को पसमानदा कहा जाता है, जो आर्थिक और राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी काफी पिछड़े हुए हैं। मुसलमानों में अगली जातियों का दबदबा है और पसमानदा मुसलमान हमेशा हाशिए पर रहे हैं। अब बीजेपी की मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर इस वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है और यह भी समझा भी रहे हैं कि 4.5 करोड़ मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का फायदा जो मिला है उसमें पसमानदा भी शामिल है। पसमानदा वोटरों से सीधा कनेक्ट करने के लिए पीएम मोदी ने एक सांस में पसमानदा के 72 जातियों के नाम गिना दिए। 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में हुई बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की बात कही थी और उसके बाद से ही बीजेपी पसमानदा मुसलमानों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से उनको जोड़ने की पहल शुरू कर दी है। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं,
जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, बटियारा होते हैं, कितनी ही जातियां। एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी के और मोदी के मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष के भीतर बेचैनी बढ़नी तय है। खासकर वो लोग जो मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, वो पार्टियां जो मुस्लिम वोटों की राजनीति के लिए जानी जाती हैं, वो दल। कुल मिलाकर बीजेपी की पूरी कवायद इसलिए है क्योंकि पार्टी के लिए अब एक नया वोट वर्ग तैयार किया जा रहा है, एक नया वोट बैंक तैयार हो रहा है। क्योंकि विरोधियों के बीच हिंदू वोटों का बंटवारा होता है, ऐसे में मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाने की तैयारी की जा रही है और वोटों के बंटवारे का असर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दिखता है। क्योंकि 2014 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 2014 के चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 42% सीट मिले थे और 42% वोट शेयर मिले थे और 71 सीट मिली थी। लेकिन 2019 में इसके मुकाबले ये वोट शेयर घटा और ये वोट शेयर 19 में 49% हुआ बढ़कर, लेकिन सीटें घट गई, सीट कम हो गई। वोट शेयर जरूर बढ़ा लेकिन सीटें 71 से गिरकर 62 हो गई और 49% वोट शेयर हो गया, लेकिन सीटें जो है वो 62 पर पहुंच गई। इसलिए अब मोदी पूरे मुस्लिम समुदाय को अपने विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और बीजेपी की रणनीति कामयाब होती है तो 24 में इसका कितना फायदा होगा। जानकार ये मानते हैं कि इस बार अगर ये रणनीति कामयाब रही और बीजेपी का वोट बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा, एंटी इनकम्बेंसी का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, तो पार्टी इस बार 400 के करीब भी जा सकती है। आज जो पंचायत चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में भारी हिंसा की खबर है। एक दो तस्वीरें नहीं, हमने आपको अभी दर्जन भर तस्वीरें दिखाई जिसमें बमबाजी से लेकर बंदूकबाजी और इसके अलावा पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीर दिखाई। हिंसा में अब तक 15 लोगों की जान चली गई है, 15 लोगों की मौत हो गई। चुनाव के दरमियान पंचायत चुनाव चल रहे थे, जो हिंसक झड़प हुई है उसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और कई बूथों पर मारपीट और आगजनी की गई। वहां से मतपेटी लूट लिए गए, कुछ बूथों पर तो मतपेटी उठा के लोग दौड़ने लगे, जिसकी तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई। तो ऐसे में सवाल यह कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष कैसे हुए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है कि आखिर इतनी बड़े पैमाने पर हिंसा कैसे हुई, कौन थे वो लोग, पुलिस क्या कर रही थी। अब जवाब तलब किया गया गृह मंत्रालय की तरफ से। यही नहीं, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी अमित शाह ने बातचीत की है, इस पूरे मामले में जानकारी ली है और इस पूरे ये जो आज का घटनाक्रम रहा उसकी डिटेल भी मांगी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राज्य सरकार के संपर्क में भी है गृह मंत्रालय और इस पूरे मामले पर इस वक्त बातचीत हो रही है, यह भी हमें जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह सख्त नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। अमित शाह ने बंगाल बीजेपी अध्यक्ष से बातचीत की है। अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाल भी जाना है। बंगाल में हिंसा में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है। सिर्फ आज की बात है, आज जो पंचायत चुनाव को लेकर हिंसा हुई है उसमें 15 लोगों की मौत हुई है और लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा के बाद सियासत चरम पर है। बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हिंसा पर खूब राजनीति हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल के पंचायत चुनाव में लोकतंत्र लूटा गया, लोकतंत्र को गोली मारी गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र का जनाजा निकाला गया। यह सब तब हुआ जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के आदेश दिए थे। केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा में सबसे बड़ा आरोप ममता सरकार
और चुनाव आयोग पर लगा। आरोप है कि चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती ठीक से नहीं की थी। প্রিজাইডিং অফিসারের সঙ্গে কথা বলে আমরা সবাই আমরা যতটুকু পেরেছি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। এইবার যেহেতু আমরা একা একা একটা বুথে আমরা তো আমাদের তো সম্ভব না যে অতগুলো লোককে আমি একা বের করে দেবো। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने चुनाव आयुक्त को ममता बनर्जी का सुपारी किलर बताते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, ममता बनर्जी लोगों की लाश बिछाकर सत्ता हथियाना चाहती हैं। बंदूक, बुलेट और बम ये सब बैलेट पर भारी पड़ता नजर आया। ममता जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हम जैसे लोग हैं जो आम नागरिक के बारे में सोचते हैं, उसके दर्द को जानते हैं। लेकिन ममता जी के दिल में किसी के लिए ना दर्द है ना ममता है, कुछ नहीं है। बूथ कैप्चर किया, वहां बाहर का गुंडा लोग भाग जाने का बाद गांव का आदमी आ रहा है और बैलेट बॉक्स को पानी से फेंकने का काम स्टार्ट किया। छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। ये बंगाल स्वतंत्रता सेनानी का माटी है, इस माटी में ये सब नहीं चलेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता सरकार और चुनाव आयोग पर बरसते नजर आए। May I ask Mamata Banerjee, what kind of democracy do you want? Your hands are rigged with blood. The blood-stained panchayat was not necessary at all in Bengal. मतदान के समय दौरे पर निकले राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी माना कि बंगाल में हिंसा हुई है, जिससे वो आहत हैं। This is only day when he can assert, when he can vote. Please don't be dependent. Whatever happens around you, go out, go to the polling booth, vote according to your conscience. बंगाल में हुई हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार से बातचीत की और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी ली। जब से पंचायत चुनाव का जिक्र होने लगा, पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की बात होने लगी, तब से ही आशंका थी कि पश्चिम बंगाल में हालात खराब हो सकते हैं पंचायत चुनाव के दरमियान, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन इसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आगाह किया था। सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बात आपको दिखाते हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार, यानी कि राज्य सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार और इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई थी और यह भी याद दिलाया था कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, इसलिए लापरवाही ना बरती जाए। राज्य चुनाव आयोग निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराए। चुनाव कराना हिंसा कराने का लाइसेंस नहीं है और जो केंद्रीय बल हैं उनकी तैनाती होगी, क्योंकि इसी फैसले को, हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। हाईकोर्ट ने क्या कहा था? हाईकोर्ट ने भी हिंसा की आशंका जताई थी। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। आदेश के बाद 22 कंपनी केंद्रीय बल ही मांगे गए थे, जिस पर भी कहा गया था, इस पर भी फटकार लगी थी कि कम सुरक्षा बलों की मांग क्यों की जा रही है। कम से कम 82,000 जवानों की तैनाती हो, हाईकोर्ट ने यह कह दिया था साफ तौर पर। लेकिन वैसे तो हर राज्य में चुनाव में छिटपुट इस तरह की आमतौर पर घटनाएं मिलती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में परंपरा जैसी बनती जा रही है। कैसे? 2003 का याद दिलाते हैं आपको। 76 लोगों की हत्या कर दी गई थी। वोटिंग के दौरान 40 लोगों की हत्या हुई थी। 2013 में 39 लोगों की हत्या हुई थी। 2018 में 30 लोगों की हत्या हुई थी। ये क्या कहता है? कैसे ये कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र अभी भी जीवित है? कैसे ये कहा जाए कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव होते हैं? माना जाता है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की शुरुआत 1946-1948 तक चले तेभागा आंदोलन से शुरू हुआ, जो सीपीआई की अगुवाई में शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के चलते कांग्रेस समर्थित जमींदारों और किसानों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसके बाद 60 के दशक में भी कई खूनी आंदोलन हुए। बाद में हिंसा चुनाव में शुरू हुई, जो अब तक जारी है। हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टियों पर हिंसा कराने का आरोप लगता है। पिछले कुछ सालों में राजनीतिक हिंसा में तेजी देखने को मिली है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। इस तरह की घटनाएं ना हमें दिखाने का मन करता है और ना ही आपको आप तक ये पहुंचाने का मन करता है, लेकिन खबर दिखानी जरूरी है, आपको जगाना जरूरी है। हम इसलिए आपको दिखाते हैं।
लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में किस तरह करा रहा है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शुवेंदु अधिकारी को पुलिस वालों ने रोका है। चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए हुए थे, इसके बाद शुवेंदु अधिकारी को रोक लिया गया है। हिंसा के बाद मिलने के लिए पहुंचे थे शुवेंदु अधिकारी। बता दें, आज बीजेपी के पोलिंग एजेंट को भी मारे जाने की खबर आई है, हत्या कर दी जाने की खबर आई है। इसी बात की शिकायत लेकर शुवेंदु अधिकारी पहुंचे थे राज्य चुनाव आयोग से मिलने के लिए, लेकिन उनको मिलने से रोका गया है। हिंसा के बाद वो पूरी खबर देने के लिए पहुंचे थे और ये बताने के लिए पहुंचे थे कि कैसे जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो सपोर्ट कर रही है। आरोप बीजेपी बार बार लगा रही है, ये आरोप बीजेपी बार बार लगा रही है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने आज टीएमसी का साथ दिया, टीएमसी के गूंज का साथ दिया। और इसी आरोप को लेकर बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी पहुंचे थे चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए, लेकिन चुनाव आयुक्त से मिलने से पहले उनको रोक दिया गया। और आपको बता दें कि साफ तौर पर बीजेपी, बंगाल बीजेपी का यह कहना है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, उन दोनों में साठगांठ थी, इसलिए केंद्रीय बलों को भी सपोर्ट नहीं किया गया। जिन केंद्रीय बलों की तैनाती की गई थी वो लोग बाहर से आए थे, उनको भी सपोर्ट नहीं किया गया और इसी वजह से यह हिंसा देखने को मिली। वहीं बीएसएफ ने बंगाल चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, संवेदनशील बूथों की सही जानकारी नहीं दी गई, जो बात मैं अभी आपको बता रहा था। एक और बड़ी खबर, जहां पुलिस तैनात थी वहां हिंसा हुई। बीएसएफ ने ये कहा है और ये भी कहा है चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कि संवेदनशील बूथों की सही जानकारी नहीं दी गई। अगर सही जानकारी दी जाती तो वहां पर हिंसा नहीं होती और ऐसा नहीं देखने को मिलता, इस तरह की स्थिति नहीं होती। बीएसएफ ने कहा है कि जहां पुलिस तैनात थी वहां हिंसा हुई है। पुलिस और केंद्रीय बलों के बीच ये पूरा मामला अब फंसता हुआ दिख रहा है। बीएसएफ ने एक चिट्ठी लिखी है और चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक चिट्ठी लिखी है। दरअसल बता दें आपको कि केंद्रीय बलों की कई कंपनियां तैनात की गई थी पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि बीएसएफ ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है और कहा है कि सही जानकारी और सटीक जानकारी शेयर नहीं किया गया पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। आइए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य की उस कहानी की बात करते हैं जो आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह सुर्खियों में है। वजह है वो आरोप जो उनके पति ने उन पर लगाए। आलोक ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का आरोप लगाया, जिसके बाद इसका असर समाज पर पड़ रहा है। खबरें यह भी आ रही है कि कई पत्नियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी है, लेकिन इस खबर के पीछे की खबर क्या है यह हम आपको बताएंगे। लेकिन पूरा मामला क्या है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पति पत्नी हैं। ज्योति मौर्य एसडीएम हैं और आलोक मौर्य जो है वो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं। आलोक ने ज्योति पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी पढ़ाई के लिए काफी पैसे खर्च किए, मेहनत किए और उसके बाद ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। लेकिन एसडीएम बनने के बाद उन्होंने आलोक से मुंह मोड़ लिया। पति ने ज्योति के पीसीएस अधिकारी मनीष दुबे के साथ अवैध रिश्ते होने की भी बात कही है। उधर ज्योति ने आलोक के परिवार पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है और आलोक के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का कथित व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन इस मामले पर पटना वाले खानसर ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। हम समझाए उसे, गलत बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत गलत है, किसी की गलती की सजा किसी को कैसे दे सकते हैं? अच्छा, हम लोग कितना समझाएंगे किसी को? मैं एडमिशन जबरदस्ती बेचारा से वहां पे समझा के जितना को समझा सकता था आदमी समझाया, लेकिन बेचारा सब ये कितना गलत बात है। यहाँ पे एडमिशन कटवा के लेके चल गया सब। तो सुना आपने पटना वाले खान सर इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं। खान सर ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पतियों ने अपनी पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी है इस खबर के सामने आने के बाद। ऐसा ही मामला बक्सर से भी सामने आया था, जहां बीपीएससी की तैयारी कर रही खुशबू को उसके पति ने घर बुलवा लिया और यह मामला थाने तक पहुंच गया। सक्षम नहीं है, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए, हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं ऐसा करेंगे। ये अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? और आलोक मौर्य के बीच
कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ा नहीं सकता। लेकिन ये सिर्फ बक्सर की कहानी नहीं है। इंडिया डेली लाइव ने इस मामले में पड़ताल की है। ऐसे मामले देश के कई हिस्सों से सामने आने लगे हैं। खबरें आई कि झारखंड में पति ने पत्नियों की पढ़ाई छुड़वा दी। प्रयागराज से भी इस तरह के दावे आए हैं। खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। 135 पति अपनी पत्नियों को वापस बुला चुके हैं। जबकि इंडिया डेली की टीम ने मामले की तफ्तीश की तो मामला कुछ और ही नजर आया। मामला यह है कि ज्यादातर छात्रों ने दावों को पूरी तरह से नकार दिया कि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं। ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, वायरल की जा रही हैं। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। कोचिंग संचालक ने कहा कि कोई शादीशुदा छात्रा घर नहीं लौटी है। 135 छात्रों की जो जाने की बात चल रही है वो महज हवा-हवाई है। हमारी पड़ताल में पता चला कि ट्विटर पर 150 महिलाओं ने जो दावा किया था कि उनके पति ने पढ़ाई छुड़वा दी है वो गलत थे और उनमें से ज्यादातर अकाउंट जो है वो फर्जी पाए गए हैं। अब आपको खान सर का एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि लड़का एक बेरोजगार लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन लड़की कभी भी बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करेगी। बेरोजगार से क्या कर लेगा? शादी करें। 100 ऐसे होंगे जो नौकरी करने वाली से भी शादी करेंगे। अगर आप फीमेल को यही 500 नौकरी फीमेल को दे देंगे, हम बेरोजगार से शादी करेंगे। इतना दिन के लिए अरे ओकरा से भी करेंगे, लात मारो ना ओकरा। तो मामला पेचीदा है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, समाज से जुड़ा हुआ है। तो हमने सोचा कि इस मामले में इंडिया की राय ली जाए। तो इस खबर पर और इस मामले पर इंडिया क्या बोल रहा है यह सुनते हैं। कि जो बच्चियां तैयारी कर रही थी उनके पति को यह डर सता रहा है कि कहीं वो ज्योति मौर्य ना बन जाए और उनको कोचिंग से हटा लिया। ये सही है या गलत है? गलत है। हर कोई एक जैसा तो नहीं होता है ना। घटना जो है वो तो एक आइसोलेटेड केस है, सिंगल केस है। सारी महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती या सारे पति वैसे नहीं हो सकते? जी, सब लड़कियों से नहीं हो सकती है। आपकी क्या राय है? आपने घटना के बारे में तो जरूर सुना होगा, आपकी क्या राय है? मेरी कोई नहीं, सब लड़कियां पढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए, एक जैसे सब नहीं होते। इंसान एक जैसे नहीं होते। आप इत्तेफाक रखती हैं इस बात से? सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सब ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। तो सर ये तो निश्चित है कि सब ज्योति मौर्य नहीं हो सकती। मानते हैं कि ज्योति मौर्य ने गलती की है, बट मानते हैं ज्योति मौर्य ने गलती की है, बट सब लड़की एक जैसी नहीं होती। लेकिन सब लोगों को दोनों पक्ष को उठाना चाहिए ना। मनीष दुबे भी तो उतनी गलती किया है। ज्योति मौर्य किसी दीवार से तो नहीं गई है। किसी एक ज्योति मौर्य की वजह से हम सारी महिलाओं के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। मैं भी एक महिला हूँ, मेरी फैमिली ने भी मुझ पर ट्रस्ट किया है, इसीलिए मैं आज जॉब करती हूँ। जरूरी नहीं है कि जो एक ज्योति मौर्य है वो सारी महिलाएं वही करती हो। ट्रस्ट बहुत जरूरी है करना। सबके फैमिली सबके ऊपर ट्रस्ट करती है। उनका कुछ घरेलू मैटर है अपना जो वो सॉल्व, वो उसके ऊपर जांच चल रही है जो भी है। लेकिन हाँ, हर कोई लड़की ऐसी नहीं है। एक लड़की जो होती है ना वो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद उसे फेस करनी पड़ती है, रिलेटिव्स की, चाहे अपने पति की, चाहे हर चीज़ का ध्यान, हर चीज़ को मैच करके चलना पड़ता है। अगर उसके बाद भी वो लड़की कुछ बनी है, SDM बनी है, इतने ऊंचे पद में पहुंची है, तो उसकी पढ़ाई छुड़वाना सही नहीं है। तो इंडिया की राय तो यही है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की। तस्वीर नेहा सिंह राठौड़ की है जो अपने गानों की वजह से, अपने लोक गायन की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर से नेहा सिंह राठौड़ चर्चा में, और चर्चा में क्यों है? दरअसल इस बार एक पोस्टर को लेकर उन्होंने, इस बार जो पोस्टर उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया उसको लेकर विवाद में आ गए। वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, पोस्टर देखिए आप। इसमें एक शख्स, ये दरअसल मध्य प्रदेश के पेशाब कांड पर एक तंज था, तंज की तरह था। इस पर नेहा सिंह राठौड़ ने जवाब भी दिया था, लेकिन इस तस्वीर को लेकर काफी विवाद हो गया। दरअसल इस तस्वीर को जिस तरह से बनाया गया, विवाद उस पर है, विवाद तस्वीर पर नहीं है। नीचे एक हाफ पैंट आप देख सकते हैं, इसे RSS से जोड़कर देखा जाता है। इसमें एक अलग से जनेऊ लगाया गया है। उस बात को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कई लोग ऐतराज जता रहे हैं कि आखिर इसमें ऊपर से जनेऊ लगाने का क्या मतलब था। बाकी का हिस्सा हमने ब्लर कर दिया है क्योंकि टीवी की भी कुछ मान मर्यादा होती है, तस्वीर हम आपको एज इट इज नहीं दिखा सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस तस्वीर को लेकर नेहा राठौड़ क्या कह रही हैं। इस ट्वीट के बाद फिर से नेहा सिंह राठौड़ के राजनीतिक गलियारों में आने की चर्चा तेज हो गई है। मामले में नेहा के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दिया गया है। नेहा सिंह राठौड़ का जवाब भी आ चुका है।
अब आपको सुनवाते हैं नेहा सिंह राठौड़ ने इस मामले पर क्या कहा इंडिया डेली लाइव से। हाँ, मैंने एक ट्वीट किया हुआ है एमपी में काबा कमिंग सून करके, तो उसके खिलाफ उसको लेकर के मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है सीधी हबीबगंज में, जिसमें ये कहा गया है कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है। इसमें मेरा ये कहना है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अब आपको लग रहा है तो ये आप जानें, क्योंकि मेरा इसमें सिंपल ये कहना है कि वाइट शर्ट सिर्फ आरएसएस के लोग पहनते हैं, हाफ नेकर सिर्फ आरएसएस के लोग पहनते हैं। मैं दर्शकों से भी पूछना चाहूँगी कि क्या आप हाफ नेकर नहीं पहनते हैं या हाफ वाइट शर्ट नहीं पहनते हैं, या आरएसएस के लोग जो है सिगरेट पीते हैं या शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। मैंने वो एक प्रतीकात्मक फ़ोटो दिखाई हुई है जिसमें एक विक्षिप्त आदमी है जिसको अपने शरीर का भी शुद्ध बुद्ध नहीं है और वो इस तरीके से हरकत कर रहा है, तो वो एक प्रतीकात्मक कार्टून है। जिस तरीके से आपने जो प्रतीकात्मक जो फोटो बनाई है उसको किया, आपने क्या उसको खुद बनाया या कहीं से मिला? नहीं, मैंने वो उसको खुद नहीं बनाया हुआ है, ना मैंने खुद बनवाया हुआ है। वो मुझे सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है यार। अमेरिका में भी इंडियन लोग जो हैं वो उसको ट्वीट कर रहे हैं, जाके करो एफआईआर वहाँ पे। इतना जो है एफआईआर करने का मच रहा है तो आपके अंदर बहुत सारे लोगों ने किया है, सिर्फ मेरे पे ही क्यों? पता है क्यों? क्योंकि एमपी में काबा आने वाला है, तो ये चाहते हैं कि इसको कानूनी पचड़ों में फंसा देते हैं। क्रिएटिव काम ही नहीं कर पाएगी, कोर्ट कचहरी करेगी तो गाना कब लिखेगी, गाना कब गाएगी। बाकी बहुतों ने शेयर किया हुआ है, बहुतों के ऊपर तो नहीं एफआईआर हुआ, मेरे ऊपर ही क्यों हुआ?